बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से और साथ प्रेस क्लब नौशहरा वादिया सून का जो प्लेटफॉर्म है जी, मुश्तरका ये प्रोजेक्ट है और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के आप इंटरव्यू सुन रहे हैं। तो आज का जो इंटरव्यू है वो टॉपिक और जो डिपार्टमेंट है और जो पर्सनैलिटी है, देयर इज़ अ स्पेशलिटी दैट इज़ अबाउट द टैक्सेशन। व्हाट इज़ टैक्सेशन? टैक्सेशन क्या है? अच्छा, टैक्स हम क्यों देते हैं? अच्छा, टैक्स किन लोगों पर लागू होता है? अच्छा, रिटर्न्स ये जो FBR में हम जमा करवाते हैं, अच्छा ये क्या होता है? अच्छा, ये क्यों ज़रूरी होता है? अच्छा, इसमें यानी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। अच्छा, इसके फ़वायद आपको क्या हैं? यकीनन कोई नुकसान नहीं होएगा। तो आज बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जो कि इस फील्ड में प्रोफेशनल हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं और एजुकेशन से भी रिलेटेड है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। आप ये देखिए, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी मलिक मज़हर अब्बास साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। तो आइए इनसे बात करते हैं जी। तो हैं जनाब मलिक मज़हर अब्बास साहब। मलिक साहब कैसे हैं जी? ठीक है जी। अच्छा, सर जी थोड़ा जो ऊंचा बोलोगे क्योंकि आवाम की ये होती है जी कि थोड़ी आवाज़ से मुस्तफा साहब आ रही होती है, बट जो मेहमान होते हैं उनकी नहीं। या अच्छा, तो मलिक साहब आप कैसे हैं, पहले ये बताएं। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ यू आर फीलिंग व्हेन यू आर द प्लेटफॉर्म ऑफ नौशहरा प्रेस क्लब वादिया सून? तो कैसा लग रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे सर आके? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जिन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ पे आने का और अपने ख्यालात का इजहार करने का। अच्छा, प्रेस क्लब यानी ये पहला आपका लीगल प्रेस क्लब है यानी वादिया सून का। तो इस स्टेप पे को थोड़ा सा आप यानी हमें कोई अप्रिशिएट या कोई बेशक चलो कर लो, थोड़ी जी ट्यूनिंग भी कर लो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जी कि ये आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इस में हमारे इलाके की जो महरूमियाँ हैं यकीनन उनमें कमी आएगी और जो हमारे इलाके के मसाइल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट होंगे और आप उनको ख़त्म करने में, कम करने में अपना रोल। यानी आपको इस बात पे यकीन है कि इंशाल्लाह ये प्रेस क्लब जो है, मुझे आपकी सलाहियतों पे पूरा बहुत शुक्रिया जी। मेरे लिए बड़ा प्रिविलेज है कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी एडमायर करी। चले जी सर, आ जाते हैं। एजुकेशन भी आप में हैं और रहे भी हैं माशाल्लाह, और वो तजुर्बा वैसे कैसा रहा? बहुत अच्छा है, जाहिर है उम्र गुजरी है इस दस्त की सयाही में। बेशक बेशक। तो वो जाहिर है यानी एंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त अपनी खिदमत, यानी अभी भी टाइम निकाल के तो आप दे रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, आ जाते हैं टैक्सेशन। अच्छा, अभी जब मैं आपका इंटरव्यू करना था ना, तो कुछ दो चार बड़े पढ़े लिखे लोगों की मैं गाल कर रहे हैं, मतलब साहब आम बंदे की नहीं बात कर रहा, मतलब जो आप ये कह रहे ग्रेजुएट लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि जी मैंने मज़हर साहब का इंटरव्यू करना है अबाउट द टैक्सेशन, तो आप बिलीव करें कि वो खुश तो हुई है कि यार इट शुड बी लाइक दैट, ये होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैंने टैक्स के मतलब कुछ हेल्प मांग रहा था, हालांकि वो अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, बट स्टिल दे डोंट हैविंग द परस्पेक्टिव। तो सर यानी क्लैरिटी नहीं है उसमें। तो ये टैक्स क्या है, आप आवाम को बताएं टैक्स की डेफिनेशन। या सबसे पहले टैक्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करूं। हाँ जी, टैक्स कंसल्टेंट मैंने कहा है। टैक्स कंसल्टेंट क्या होते हैं सर? टैक्स कंसल्टेंट आपको आपके टैक्स के मामलात में फैसिलिटेट करता है और जो चीज़ें भी कानून और अकाउंट्स के लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं वो आपके नॉलेज में लाता है, और जहाँ पे आप लोगों को किसी जगह पे नुकसान का अंदेशा होता है अपनी लाइल्मी की वजह से, वहाँ पे वो आपको सपोर्ट करता है और उस नुकसान से बचाता है। अच्छा, ये टैक्स कंसल्टेंट की आप ये एक स्पेसिफिक, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि माशी रहनुमा। बिल्कुल, माशी रहनुमा। अच्छा, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। नाजरीन, आपको पता है कि मैं हमेशा पुट्टी सीधी, मुझे बाज़ दफ़ा मदर साहब से डांट भी पैंदी कि तुम बहुत शेक्सपियर है। तो सर ये मैंने ये तो फिर आज एडमायर करें ना कि मैंने आपको एक वर्ड दे दिया कि माशी रहनुमा। ठीक हो, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, ये जो यानी टैक्स कंसल्टेंट की जो है आपने बता दी। अच्छा, टैक्स क्या है सर? अगर मैं इसमें इससे पहले जी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले आपने मुझे कुछ रेफरेंस दिया है कुछ दोस्तों का कि वो अकाउंटेंसी के थे लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हुए। they were not aware of sir। हाँ, टैक्सेशन असल में वो बंदा टैक्स को समझा सकता है जिस बंदे को
لا کا بھی نالج ہے اور اکاؤنٹس کا بھی نالج ہے. یہ دونوں چیزوں کو اچھا ریلیٹنگ ہے، یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں. ریلیٹڈ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا چلانا پڑتا ہے اور پھر جا کے آپ لوگوں کو کوئی اس سے رہنمائی مل سکتی ہوتی ہے. سمپل ایک قانون کی فیلڈ کا بندہ یا ایک اکاؤنٹس کی فیلڈ کا بندہ وہ ٹیکس کے حوالے سے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو ٹیکس ہے یہ آپ کس مد میں دیتے ہیں؟ مطلب یہ ہے نا، دیکھیں کہ میں نے سننے میں کئی دفعہ نا لوگ مینارے مار ہوں اور بھائی جان اسی صابن تے بھی ٹیکس دے رہے ہیں، اچھا اسی ماچس دی ڈبی تے بھی ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ نہیں جب FBR کا کوئی نوٹس آئے گا اچھا یا ٹیکس والے کدھر پیچھے پہن گے تو یعنی اکثر لوگ وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو سر یہ ذرا یعنی اس کی کلیئرٹی آپ کریں. ٹیکس ہم دیتے تو بہت سی مدات میں، لیکن عوام کی سمجھ کے لیے اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرتے. سمپل میں آپ کو اس کی 2 کیٹیگریز بتاتا ہوں. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن. ڈائریکٹ ٹیکسیشن اس میں انکم ٹیکس آتا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں سیلز ٹیکس آتا ہے. سیلز ٹیکس یہ ہے کہ جو چیز بھی ہم خرید رہے ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں جب تک وہ پروڈیوس ہوتی ہے اور فائنل تک اس پہ جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ چاہے آپ کوئی چیز بھی لیتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی اس کے اوپر بھی پے ہوا ہوتا ہے فیکٹریز کی طرف سے. جی ہر جگہ سے پے ہو کے آتا ہے. پے ہو کے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ ہے انکم ٹیکس. اس میں جو آپ نے ٹیکس دینا ہے وہ آپ نے اپنی انکم کے اوپر دینا ہوتا ہے. اور جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ بیسکلی ڈاکومنٹیشن کے لیے ہوتی ہے کہ جتنی بھی کسی بھی ملک کی جو پاپولیشن ہے وہ کتنی ایک ٹیکس نیٹ میں شامل ہے. اس لیے یہ دونوں فیلڈز کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. جبکہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن جب تک نہیں ہوتی تب تک ممالک اسی طرح رہتے ہیں کہ وہاں پہ ہر ایک چیز پہ ٹیکس لگتا ہے اور زیادہ لگتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنی جلدی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے ہمارے جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ اس میں کمی آتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی جی مطلب سب ساتھ آپ کے لیے میں نے پانی بھی منگوا دیا. میں کہ بڑا خوش یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا سر، صاحب سے پانی کی نہیں یہ بڑا دلچسپ ہے. خشک نہیں عوام جنہیں ٹیکس دینا سر تو واسطے خوش کے نہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں سمجھنے کی ضرورت تو ہے جیسے بوجھ جو پیسے جاننے کیونکہ ہمیں سر وہ یعنی وہ عادت نہیں ہے نا. یہ کہہ لیں آپ کہ جب وہ جاننے میں پیسے تکلیف تو ہونی ہے سر. سیولائزڈ قومیں تو وہی کرتی ہیں جو مذہب بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا. یور آن دا رائٹ ٹریک. میں تو ابھی میں کہ چلو تھوڑا جا ماحول بھی کریے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ سر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں یعنی جو آپ ریٹرن وغیرہ جمع کر رہے ہیں یا جو ٹیکسٹیشن کا نظام آپ نے سنبھالا ہوا ہے؟ مجھے یہ 10واں سال. 10واں سال. اچھا تو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو یعنی لوگوں کو سمجھانے میں؟ لوگوں کو سمجھانے میں تو دیکھیں نا بیسکلی جو ٹیکس ہے نا چونکہ اس کے متعلق ہماری عوام کا رجحان نہیں ہے بلکہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم تو ٹیکس کے بڑے سخت مخالف ہیں. مخالفین ہیں. اگر ہم ٹیکس کو سمجھ گئے ہوتے تو شاید شاہ اسماعیل شہید بھی شہید نہ ہوئے ہوتے اور سکھوں نے ہمارے اوپر حکومت نہ کی ہوتی. اگر بیسکلی جھگڑا ہی ہماری قوم کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید کا یہی پڑا کہ جب انہوں نے گورنمنٹ بنا لی تو ٹیکسیشن جب بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تو سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور اینڈ ریزلٹ ہمارا یہ نکلا. اچھا سر جو وہی رجحان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارا چل رہا ہے یعنی جو اچھا سن لیں سر جیسے بھی میں نے ایک معاشی رہنما کا لقب دیا آپ کو اسی طرح آپ کو پتا ہے میری اپنی ٹرم میں جو میں اپنے ولاگز میں کہتا ہوں یلو موشنلزم. جی تو وہ جو زرد رنگی جنونی پن ہے جذباتی پن ہے یعنی یہ آپ اسی کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں نا کہ قانون قاعدہ نہیں مننا ہے جڑی ساڈی اپنی مرضی یہ یعنی وہ وہی باری پریویل کر رہی ہے نا سوچ جو آپ نے ابھی اسماعیل شہید کا برسوں پہلے یعنی آپ دیکھیں کہ کئی دہائیاں پہلے آپ کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے تقریباً 2 ملین سے ابو لوگ فائلر ہوا کرتے تھے پاکستان میں اور وہ بھی ان دنوں میں جا کے ہوتے تھے کہ جب بھی ریٹرنز بالکل اینڈ پہ ہوتی تھی. اور اب اویئرنیس یہ ہے کہ اب
कोई मेरा ख्याल है 15 या 20 दिन पहले की ये फिगर है जो आपको अभी दे रहा हूँ कि अभी माशाल्लाह 73 लाख यानी कि 7 मिलियन से अबव हैं 7 मिलियन से तकरीबन जो डायरेक्ट टैक्सेशन में। हौसले के लिहाज से देखा जाए तो ये बेहतरी है, इम्प्रूवमेंट है। वैसे जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से तो 8 से 10 करोड़ होने चाहिए सर, बिल्कुल कम अज कम होने चाहिए। अमेरिका में सिर्फ वही अच्छा सर, मैं अवाम को समझाने के लिए आपने ना बड़ा खूबसूरत पॉइंट, वेरी टेक्निकल, देखें ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को सारा हमने चलाना है, ऐसे ही है। जी। अच्छा, वो कौमें जो मजहब भाई बात कर रहे हैं कि कभी भी तरक्की नहीं करती जिनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो एक कुर्बानी देने का यानी जज्बा ना हो तो डेफिनेटली नहीं जा सकते। आपका क्या ख्याल है सर कि जैसे भी आपने फरमाया कि अब 73 लाख राउंड अबाउट यानी 7 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो फाइलर्स हैं, ठीक है जी, एक्टिव फाइलर हैं। अच्छा, अगर ये तादाद यानी अगले 3-4-5 सालों में 2.5 से 3 करोड़ चली जाती है तो आप क्या समझते हैं कि यानी उसका फायदा आवाम को या हुकूमत को यानी क्या हो सकता है, हमारी मईशत में क्या बेहतरी आ सकती है? मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं आज, अगर जिस रेशो से आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ हो जाएं हमारे लोग डायरेक्ट फाइलर, तो उसी रेशो के लिहाज से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, हमारे मसाइल भी उसी लिहाज से कम हो जाएंगे, महंगाई में कमी आएगी डेफिनेटली। अच्छा, आपका ग्रोथ रेट या जो आपकी रिजर्व्स हैं डेफिनेटली सर उसमें भी इजाफा होगा, हर चीज बढ़ेगी, हर चीज पे मुस्बत इम्पैक्ट आएगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो यानी हम वादी सून में सर रह रहे हैं, ठीक है जी, बड़ी अच्छी हमारी यानी अवाम है यहाँ की माशाल्लाह, बट दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे वो इस्माइल शाही तो सीखे है, फिर मेरी मजबूरी ये है कि मुझे हुक्म है जहाँ सर मेरी गर्दन मिला है जी मैं तो बोलना है सच, लैकिंग ऑफ एक्सपोजर है सर, बिल्कुल ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि मुझे पता है ना, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं प्रेस क्लब का यानी प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। यही अगर यानी अवेयरनेस हो और अगर एक्सपोजर हो तो आप रैपिडली कामयाबियों की तरफ जाते हैं। एम आई राइट सर? जी। आपने काम ऐसा पकड़ा हुआ है कि जिसमें से आपने लोगों से पैसे निकलवा के तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते जमा कराने जी, आप तुसी पैसे कटवाने, ये कितना एक मुश्किल काम है, नंबर 1। और दूसरा सवाल इसी में यानी ज़िमनी सवाल आप समझ लें कि अवाम का रुझान यहाँ पर क्या है जो आपने 10 साल स्पेंड किए लाइक दैट सर? रुझान तो डे बाय डे बढ़ रहा है, और दूसरा ये है कि समझाना, जो सलीमुल फितरत आदमी है तो उसको समझाना कोई ऐसा सच मसला नहीं होता, वो बात समझ जाता है। लेकिन जो बंदा आया ही बहस बराए बहस के लिए होता है तो उसने क्या समझना है, मेरा नहीं ख्याल उन लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है, और वो लोग नुकसान में रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं से हमें हमारे मतलब की जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे माइंड में चीज़ है वो कहीं से हमें मिल जाए। वो फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि इनकॉम्पिटेंट लोगों के पास पहुंच जाते हैं, वो फिर उनको हैंडल कर लेते हैं जिस तरह से उन्होंने करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज में ये बताएं कि यानी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं यूरोप की, एशिया की, कहीं भी किसी मुल्क की जो आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ टैक्सेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, ठीक है, डेफिनेटली जब आप मुल्क का नाम लेंगे तो असी पहुंच जाएंगे यार उनकी हालत देख के। वो आपकी यानी मेरे सवाल का जवाब आपकी उस को 2-3 यानी एग्जांपल्स दें सर, और उसको फिर डिस्क्राइब भी करें सर। जितनी भी एडवांस दुनिया है, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत स्ट्रांग है। आप फिनलैंड ले लें। अच्छा, ये फिनलैंड मिसाल के तौर पे सर, यहीं से यूके ले लें, यूके 100% लोग टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल। और अमेरिका ले लें, अमेरिका के मैं पहले आपको बताना चाह रहा था कि वहाँ पे वही लोग डायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं होते, दूसरे हफ्ते में आप यूं कह लें कि नॉन फाइलर होते हैं, जो अंडर एज होते हैं या जो बहुत ही बुजुर्ग होते हैं। बाकी यानी जिनका सोर्स ऑफ बंदा यानी जो सोर्स ऑफ इनकम का कोई चांस नहीं है, जरा सा भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो उनका टैक्स नेट में आता है। तो फिर देख लें, फिर उनके हालात भी देख लें जी, साढ़े तो हुकूमत कर देते हैं। ये बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। अब इसमें सर ये है कि इससे पहले कि मैं ये जाऊं यानी कुछ और क्वेश्चन करूं, मैं अवाम, खैर मैं तो यानी आपके हाथों ही फाइलर हूँ, आप इस बात की गवाह हैं कि मैं खुद आपके पास आया हूँ और बड़ी ईमानदारी के साथ आपके सामने सारे एसेट्स रखते हैं, यानी आपको पता है, और करना भी ऐसे ही चाहिए। मुझे तो पता है कि इसका क्या फायदा है आम आवाम को, यानी आपने ये बताना है कि भाई वो टैक्स क्यों दे या वो फाइलर क्यों बने सर।
जी बिल्कुल। उसमें यानी उनका क्या बेनिफिट है? जो फाइलर होता है, और फाइलर एक जरा डिफरेंट चीज है। एक्टिव फाइलर की हम बात करें, जहाँ पे अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलर तो वो है ना जिसने अपना एंटीएन लगवा लिया और एक दफा उसने अपनी रिटर्न जमा करवा दी, फाइल जमा करवा दी, तो वो फाइलर तो हो गया। अगले हर साल नहीं करवा रहा? अगर वो रेगुलरली हर साल टाइमली अपनी रिटर्न नहीं जमा करवा रहा तो वो फिर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक हो। बेनिफिट्स जो हैं वो एक्टिव फाइलर को मिलते हैं। ठीक हो। इसलिए जहाँ पे भी मैं फाइलर का वर्ड यूज करूंगा, आप उससे मुराद एक्टिव फाइलर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। करिए हम सर। सवाल मैं आपका भूल गया हूँ काफी। हाँ, सवाल सर यही है कि आवाम को ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਬਈ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? आवाम को टैक्स नेट में आने से और एक्टिव फाइलर होने से ये फायदा होता है ला में कि पानी थोड़ा सा। आपने कोई भी चीज सेल करनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके नाम पे कोई प्लॉट है, घर है, जमीन या कोई भी अच्छा, जायदाद थोड़ा सा ये भी क्लैरिटी सा कि मूवेबल एंड अनमूवेबल, ताकि आम लोगों को ये चीज सर समझ आ जाए। मूवेबल तो गाड़ी अपना जैसे? मनकूला जायदाद जो चल फिर सकती, गाड़ी है या जिसको भी आप ज्वेलरी है लाइक दैट डिस्पोज ऑफ कर सकते, लेकिन इमूवेबल गैर मनकूला जमीन ये पड़ी है, जमीन पड़ी है तो इस तरह का ठीक। उस सारे के ऊपर आपको रियायत होती है। जो नॉन फाइलर्स होते हैं वो आपसे कम से कम भी 4 गुना ज्यादा टैक्स दे रहे होते हैं, 4 गुना भी, यानी जब इंतकाल रजिस्ट्री दे आर गोइंग फॉर डेट। हाँ जी, उसकी कैटेगरीज डिफरेंट हैं और इस बजट में और भी जरा डिफरेंट हो गई हैं, इसलिए वो याद नहीं रहती। आप यूं समझ लें कि कम से कम 4-5 गुना आपको नॉन फाइलर से टैक्स कम देना पड़ता है, मिसाल के तौर पर। और वो ये थोड़ा एग्जाम्पल से ना जरा, मिसाल के तौर पर जी, ये जमीन का एक मैंने टुकड़ा लिया है, मैं फाइलर नहीं हूँ जी, आपने इसी के साथ का 5 मरले ये जमीन का टुकड़ा लिया है, जी जी, अब हम जा रहे हैं इंतकाल करवाने के लिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए, ठीक है सर? तो मैं नॉन फाइलर हूँ तो मेनू की टीका लगेगा और आपको क्या बेनिफिट? आप जरा सिंपल आप ये समझा दें थोड़ा। आप 10.5% टैक्स देंगे और जो फाइलर है वो 4.5% टैक्स देंगे खरीदने के टाइम। यानी 100 में से तकरीबन आप कह रहे हैं 56-57 रुपीज आपको जी जी बिल्कुल रिलैक्सेशन होगी। ठीक होगी, ठीक होगा। और इसी तरह अगर आप सेल करने के लिए जाते हैं तो सेलर 1.5% देगा, जो फाइलर है, और दूसरे वाला 10.5 देगा, यानी वहां 9 की हाँ, रेशो का बहुत डिफरेंस पड़ ज्यादा। गया। ठीक हो गया सर। तो फिर तो आवाम जी ये तो यानी फायदा ही फायदा है। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल में जो चीजें फिर वो आपके उस रिटर्न्स में आ जाती हैं, उन्हें एक लीगल प्रोटेक्शन भी जब आप डिक्लेयर कर देते हैं तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हो जाता है। गवर्नमेंट ने हमें सेल्फ डिक्लेरेशन दी होती है कि जो आप कह रहे हैं वो हम सच मान रहे हैं। उसके लिए जरूरी ये है कि जो आपका ट्रू पिक्चर होती है वो आपको दे देनी चाहिए, अपने पास्ट को मद्देनजर रख के कि जितना कुछ आपने पिछले जिंदगी में कमाया है, जो आपका उस वक्त का स्टेटस है और जो आने वाले टाइम में आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक ट्रू डिक्लेरेशन हमें दे देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम आपके जितने भी एसेट्स होते हैं, असासजात होते हैं, जो आपकी इनकम होती है, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, उसको कानून और अकाउंट्स दोनों को देखते हुए आपकी हम रिटर्न बनाते हैं। और उसका इन फ्यूचर आपको ये बेनिफिट होता है कि कभी आपको कोई ऐसा थ्रेट नहीं भुगतना पड़ता जो कि आप किसी टैक्स की गलती की वजह से ओवर एस्टिमेट करवा के या अंडर एस्टिमेट करवा के आप अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं, और FBR का सिस्टम बड़ा विजिलेंट है, वो आपको थोड़े टाइम के बाद नोटिस भेज देता है, पकड़ लेते हैं। ठीक हो गया सर। तो अब ये है कि यानी इजी सा वे ये बताएं कि मैं बिल्कुल जनाब नाबलद हूँ उस चीज़ से, मैं फाइलर होना चाहता हूँ, तो ये कितना एक इजी प्रोसेस है? क्या क्या चीज़ें उसके लिए डिमांड होंगी और कितनी पहले यही कि क्या क्या होंगी, उसके बाद एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे करूंगा, उधर आप जवाब डिटेल में देंगे कि अब एक नया बंदा फाइलर होना चाहता है, कोई लंबी चौड़ी प्रॉपर्टियां नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं मुझे फाइलर होना चाहिए, मुझे अपने जो भी है मुझे उसको डिक्लेयर करना चाहिए, तो उसका सर प्रोसेस क्या है? बंदा हमारे पास आएगा ओरिजिनल अपना CNIC लेके, शनाख्ती कार्ड जी, अपना जीमेल लेके और अपना सेल नंबर जो उसके अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो। ठीक हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक हो।
تو ہم اس کی ساری چیزیں ویریفائی کر لیں گے FBR سے کہ یہ پہلے FBR میں یوزڈ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ساری چیزیں یوز نہیں ہوئی ہوتی تو پھر وہ ویلڈ ہے. اسی وقت ہم اس کا نیشنل ٹیکس نمبر بنا دیتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز یوز ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ وے ہم ان کو بتا دیتے ہیں. وہ بھی ہے یعنی. جی بالکل. اچھا کتنی سالانہ آپ کی انکم ہو. اچھا یہ جو ٹیکس ہوتا ہے مطلب یہ گراس انکم پہ مثال کے طور پہ نا کہ میری مہینے کی 1 لاکھ روپے انکم ہے تو سال کی 12 لاکھ کنسیڈر ہوگی. جی 12 لاکھ پہ ٹیکس لگے گا یا ایکسپینڈیچر نکال کے جو یعنی میرے پاس سیونگ ہوگی اس پہ ٹیکس ہوگا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یعنی کئی لوگوں نے یعنی مجھے پوچھا کہ آپ مظہر بھائی سے نا یہ ضرور پوچھیے گا کہ وہ کدھر ویلڈ ہوتا ہے. جب سمپل آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کا کیری ہوم ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے. جو آپ کما کے گھر لے آئے ہیں چاہے وہ آپ کو نوکری سے ملا ہے چاہے آپ کو کاروبار کر کے ملا. تھوڑا سا اس کو نا یعنی مجھے تو سمجھ آ گئی ہے. اس کو مزید کلیئر کریں یہ کون سی انکم بھائی جی جڑی گراس یعنی ٹوٹل آپ کی انکم ہے یا جو ایکسپینڈیچر کے بعد جو یعنی آپ کے ہاتھ میں سیلری. دیکھیں اس کو ہم 2 طرح سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. سیلری جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ گراس پہ ہوتا ہے. اچھا مطلب کتنی سیلری ہو تو اس پہ ٹیکس لگتا ہے. وہ تو سارے سلیبس تو سیم ہے نا. اچھا وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور بزنس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو جو بزنس پریمیسز ہے جو آپ کا بزنس کا کی جگہ ہے وہاں پہ جو آپ ایکسپینس کرتے ہیں وہ آپ کی ٹوٹل وصولیوں میں سے نکل جاتا ہے اور جو آپ کے پاس وصولی بچ جاتی ہے. اچھا میں ذرا کلیئرٹی کر لیتا ہوں. لیکن جو گھر کا ایکسپینڈیچر آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس سے ایگزمپٹ نہیں. نو میں کچھ اور کہہ رہا ہوں سر. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی ہے سالانہ 13 لاکھ روپے انکم ہوئی ہے. جی بالکل. اچھا اس میں جب کرایہ تنخواہیں یہ وہ سب کچھ ڈالا ہے تو تقریباً جناب 7.5 لاکھ روپے آ گیا ایکسپینڈیچر. اب باقی 6 لاکھ روپے جو ہے نا وہ میرے پاس بچا. تو جو ٹیکس کی ریشو لگے گی وہ اس 6 لاکھ کے اوپر لگے گی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. جی بالکل 6 لاکھ تک ایگزمپٹ ہے. اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. جو آپ نے کمایا اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. 6 لاکھ سے اوپر جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس کے سلیبز ہیں ڈفرینٹ. جتنی اوپر جاتی ہے اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. 6 لاکھ سے کم میں آپ ڈکلیئر کر دیں کہ میری یہ انکم ہے. مثلا آپ کہہ دیتے ہیں کہ میری 5,55,657 روپے انکم تھی تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن پہ یعنی آپ کو رعایت ملتی ہے. ہر جگہ پہ آپ گاڑی لینے جاتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن میں آپ کو رعایت ملتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے یا مرکز قومی بچت میں آپ نے فکس کروائے ہوئے ہیں یا وہاں پہ آپ پروفٹ لے رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پہلے تو 15% ٹیکس کٹ رہا تھا. ابھی اس بجٹ کے بعد 20% کٹتا ہے. جو نان فائلر ہیں ان کا پہلے 35% کٹتا تھا ابھی 40% کٹتا ہے. یعنی بچت تو آپ کو ہر جگہ پہ ہے جہاں پہ مرضی آپ چل جائے. ایسی جگہوں پہ بھی اوپر سیونگ ہوتی ہے کہ ہم بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں بھی خود جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ٹیکس کی جب آپ ایکٹیو فائلر ہیں اور آپ کو بچت نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہوگا. تو یہ ناظرین آپ نے کافی کوشچنز یہ دیکھے جو عوامی رجحان کے تھے. اب سر یعنی بالکل وائنڈ اپ کی طرف میں جا رہا ہوں. بڑا اہم کوشچن ہے. پہلا تو یہ کہ ٹیکس کیوں ضروری ہے تو ریاست نو دا کی فائدہ. ظاہر ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کی ریاست مضبوط ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو یا اپنے گھر کو پیسے دیتے ہیں تو گھر مضبوط ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو دینا بند کر دیتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں کدھر لائیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اور پاکستان کو دیکھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے ریاست پاکستان ہے اور بات ہماری کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے بینگ اے اسپیشلسٹ ٹیکسیشن کی فیلڈ میں کہ گورنمنٹ کو کیا پالیسیز کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اور ظاہر لوگوں نے لے آنا تو پڑنا ہے نا. بالکل. انہیں ٹر کے تو کوئی نہیں آنا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو پریویلنگ پالیسیز ہیں ان میں کچھ نرمی ضرور کرنی چاہیے. مثلا یہ ہے کہ 6 لاکھ روپے جو ایگزمپٹ ہے پاکستان میں اس کو ایک تو لمٹ کو بڑھانا چاہیے اور دوسرا ہر انڈیویجول پہ ایک فکس اماؤنٹ ٹیکس کی رکھ دینی چاہیے کہ یہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے. 1,000 ہے یا 2,000 اور اس کے بعد جو ٹیکس لمٹ سے ابو ہوتی ہے اس کے اوپر بے شک ٹیکس لے لیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ایک
जो कॉमन मैन है जिसमें उसका घर चल सकता हो, इतनी आमदन तक उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। एक तो मैं ये समझता हूँ। दूसरा ये है कि कुछ पॉलिसीज़ हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स बना देती हैं, अगरचे वो मुश्किल होती हैं, और आने वाले कुछ इनकलाबी आके उनको बैक जुम्बश कलम उनको मौकूफ़ कर देते हैं। साड़ी गल सुनो, और नुकसान उसका ये होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ इन दोनों बातों की। पहली ये कि हमारे पास बैंक की ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। 50,000 से आप ज़्यादा कैश निकलवाते थे तो उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ जाता था, यानी आप लाख रुपया निकालते थे तो उसके ऊपर आपको 600 रुपया टैक्स पड़ जाता था। वो चलता रहा और गवर्नमेंट ने एक 20,000 का क्लर्क भी नहीं रखा हुआ और अरबों रुपए गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो रहे हैं। फिर गवर्नमेंट आई इमरान खान साहब की, तो उन्होंने साल 2 साल तो उस चीज़ को चलाया, और जाने से थोड़ा 1 साल पहले कहीं उनको ख्याल आया, उन्होंने वो बजट में वो ख़त्म कर दिया, ट्रांजैक्शन टैक्स ख़त्म कर दिया। उसका मैं ये है कि जो मुश्किल भुगतनी थी वो पहले वाली गवर्नमेंट भुगत चुकी हैं, तनकीद सारी बर्दाश्त कर चुकी हैं, एक रेवेन्यू का परमानेंट सोर्स बन गया है। उसको चलने दे, उसको चलने देना चाहिए था। अवाम भी उसको अपने माइंड में यानी एक्सेप्ट कर गई थी, वो चलता रहना। फिर दोबारा गवर्नमेंट आई, इन्होंने फिर दोबारा से वो इंट्रोड्यूस करवाया के लिए, उन्होंने कहा बड़े पैड़े, वो बड़े चंगे सी पैड़े। अच्छा, अब इसी तरह एक मुझे अब याद नहीं पड़ रहा कि वो कौन सा टैक्स ईयर था, तब एक दफा गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट कर दिया था, और 12 लाख पे हम 1 से या 2,000 रुपए हर बंदा टैक्स देता था। 12 लाख तक एग्जेम्प्ट था। हमने खुशी खुशी सारे लोग जाते थे, जितने भी लोग अपनी फाइल जमा करवाते थे। उस जमाने में मैनुअल फाइल्स होती थी, अभी वो कंप्यूटर वाली बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई। साथ साथ खैर वो भी हो रही थी, लेकिन तब तक मैनुअल भी होती थी। ठीक है। तो उस वक्त बड़ी खुशी से सारे लोग जाते थे, वो 1,000-2,000 रुपया भी पे करते थे और अपनी इनकम भी डिक्लेयर। यानी आपका मतलब मुख्तसर ये कि अगर ये पॉलिसीज इनको एनहेंस किया जाए तो थोड़ी चीखा तो निकल देंगे, लेकिन बाद में ये एक आदत पै जाएगी। जाहिर है उससे फायदा होता है। जब मुल्क के पास वसाइल आते हैं, आपके ऊपर खर्च होते हैं, तो आप लोग हैप्पी होते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में अब आपकी फील्ड टैक्सेशन है, आप भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो टैक्सेशन को की सेंस को और पाकिस्तान को मिला के ना सामने कैमरा आपने देखना वहाँ पे, तो जो यानी वीलॉग वगैरह हमारा डेफिनेटली पूरी दुनिया में जाता है। ठीक है जी। तो आप बीइंग अ पाकिस्तानी यानी क्या मिक्स करके क्या यानी मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी कमाते हैं, अपने मुल्क के इदारों पे एतमाद करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट FBR को डिक्लेयर कर दें और तवक्को रखें कि आने वाला कल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, बड़ा मजा आया। वैसे मेरी फील्ड नहीं थी कि मैं तो सवाल करता, बट डिड वेरी वेल। यकीनन जी आपको मजा आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान आपका है, हम सब ने लेकर इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना है इंशाल्लाह जी। अगली एपिसोड में किसी और प्रोडक्टिव दोस्त को लेके आएंगे और यानी आपसे यानी बातचीत होगी। तो ये है कि जी टैक्स देते रहिए। मजहर भाई ने आपको बड़ा अच्छा यानी जो मैसेज दिया है उस पर गौर करें। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बुलबुटे पर अपना करम करे, फजल करे। मिलेंगे ये इंशाल्लाह ताला अगले जो प्रेस क्लब नौशहरा वादी सुन के प्लेटफॉर्म से नई पर्सनैलिटी और नए टॉपिक से।